जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। और देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। ओके। और यदि इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री जी गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे कि यार सबके बारे में पढ़ा रहे हो, हमारे बारे में नहीं पढ़ा रहे हो। तो पढ़ना जरूरी है ना। ठीक है। तो देखिए, इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। कौन कौन अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। उसके बाद में पीएम की नियुक्ति कौन करता है, इलेक्शन कैसा होता है, कंडीशन क्या क्या होती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मिनिमम एज क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होगा, शपथ कैसे होगा, त्यागपत्र कैसे होगा, किसे देना, कार्य एवं शक्तियों का हम लोग वर्णन करेंगे। और जो उनकी जो सिक्योरिटी है इसके बारे में बात करेंगे, इनके वेतन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या वो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की यदि हम लोग बात कर लें, यदि हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर लें तो इसमें है 74 75, दो ही आर्टिकल हैं जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जा रहा है। किसमें? आर्टिकल 74 में। ओके। अब देखिए, 75 में बताया गया कि उसी 74 के अंतर्गत जिस मंत्रिपरिषद का हम लोग गठन किए थे राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए, उसी मंत्रिपरिषद का जो मुख्य है, जो मुखिया है, जो हेड है, वो प्रधानमंत्री जी होंगे। समझ गए आप लोग। देखिए, उस मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो कौन होगा? वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, यानी कि पीएम होंगे। समझ रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग कर लिया महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात। अब हम लोग करेंगे कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है, इनका जो इलेक्शन है वो कैसे होता है। तो देखिए, नियुक्ति के बारे में हम लोग बात कर लें तो जो उनकी नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति शब्द आ जाए तो आप लोग ये जानिए कि इनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट जनता के थ्रू नहीं होता है। समझ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जनता के थ्रू नहीं होता है, ऐसा कैसे है। देखिए भैया, देखिए बात ये है कि जनता के थ्रू इनका इलेक्शन नहीं होता। हम लोग किसे चुनते हैं? डायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोटिंग नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं अपने सांसद को। और वो सांसद लोकसभा में जाकर अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। समझ गए। तो आइए देखते हैं कि इनकी जो नियुक्ति है वो कैसे होती है, नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो नियुक्ति की बात आए तो नियुक्ति कौन करता है? हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं वो नियुक्ति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है। समझ गए। अब देखिए, इलेक्शन की बात कर लें हम लोग, तो इलेक्शन इनका डायरेक्ट जनता के थ्रू नहीं होता है। हम लोग किससे चुनते हैं? हम लोग वोटिंग करते हैं लोकसभा के एमपी को, यानी कि सांसद को। हम लोग किसे दोस्तों चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। ठीक है। हम लोग अपने वोटिंग के द्वारा सांसद को चुनते हैं, और वही सांसद किसे चुनते हैं? वो चुनते हैं पीएम को। समझ गए आप लोग। हाँ। तो वो, और देखिए, लोकसभा में सांसद जो भी है ना वो कहाँ होते हैं? लोकसभा में होते हैं। तो लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत अधिक होगा, समझे, उस पार्टी का जो सुप्रीम लीडर है तो उसे पीएम बनाया जा सकता है। समझिए, या वही पीएम बनता है जिस पार्टी का मतलब लोकसभा में बहुमत ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा वोटिंग मिले हैं, ज़्यादा सांसद हैं, तो वही सब सांसद मिलकर अपने पीएम को चुनेंगे। ठीक है। जैसे कि अब अपने पीएम को चुन लिया, एक चेहरे को चुन लिया कि हाँ, इनको हम अपना पीएम बनाएंगे। तो फिर अब जो राष्ट्रपति जी हैं वो उनकी नियुक्ति कर देते हैं। समझ गए। हाँ, तो ऐसे ही होता है। हम लोग किसे चुनते हैं? एमपी को, सांसद के, और वही एमपी चुनते हैं पीएम को। समझ गए आप लोग। और ये कहाँ होता है? ये लोकसभा में होता है। देखिए, ये लोकसभा और फिर पीएम।
समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन की कि वो कौन सी शर्तें हैं। यदि कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है तो उन्हें कुछ शर्तें दी जाती हैं। यदि वो उस शर्तों को पूरा करता तभी वो एलिजिबल माना जाएगा। किसके लिए? पीएम के पद के लिए। समझ गए। तो देखिए जो पीएम का पद है क्या क्या शर्तें हैं। तो नंबर 1 हम लोग कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। समझ रहे हैं। तो वह लोकसभा सभा का सदस्य होना चाहिए उसे। ठीक है। या नंबर 2 राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य उसे। ठीक है। या तो वह राज्यसभा का या तो यह लोकसभा का सदस्य हो, तब वो जाके एलिजिबल है किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए। या तो फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो, तब वो जाके एलिजिबल है पीएम के पद के लिए। समझ रहे हैं। या दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है और उसे प्रधानमंत्री बनाने की मतलब की उम्मीद है, एक चेहरा वो है, तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, 6 मंथ का। उसे 6 मंथ का समय दिया जाए कि आप इस 6 मंथ में 6 महीने में आप लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाइए, फिर आप प्रधानमंत्री बनने के एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। समझ रहे हैं। फिर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो किस में बताया गया है दोस्तों? 6 मंथ के ड्यूरेशन में बताया गया है कि 6 मंथ में आप लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने जाइए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों वेतन की। ठीक है। तो वेतन दोस्तों एक प्रधानमंत्री की यदि वह लोकसभा का सदस्य है, यहाँ से यदि वह सदस्य है तो उसकी वेतन कितनी होगी? जितने एक सांसद की होती है उतनी ही उसकी वेतन होगी। समझ रहे हैं। वो मतलब क्या होगा? वो सांसद ही होगा, एक प्रकार से सांसद है वो। समझ रहे हैं। तो उसकी जो वेतन है वो एक सांसद के बराबर ही मिलेगी। और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी वेतन कितने मिलेगी? जितनी वो राज्यसभा के सदस्य को मिलती है उतनी ही उसकी वेतन मिलेगी। समझ गए आप लोग। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ जो प्रधानमंत्री जी हैं इनकी फैसिलिटी एक सांसद से और एक राज्यसभा के सदस्य से अधिक होती है और इनके जो भत्ते होते हैं वो अधिक होती हैं। समझ। तो इनकी जो फैसिलिटी है वो एक सांसद से और एक राज्यसभा के सदस्य से बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत चुस्त दुरुस्त होती है। समझ गए आप लोग। तो देखिए ये हो गया। अब हम लोग वेतन की बात कर लिया। तो वेतन कितना होगा? लोकसभा के सदस्य के बराबर होगा और यदि राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा के सदस्य के बराबर हो जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि उनकी जो फैसिलिटी है प्रधानमंत्री की और जो उनका भत्ते हैं वो अधिक हो जाते हैं। समझ रहे हैं। और उनकी जो पावर है, शक्तियाँ, आप जानते हैं प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री की हैसियत से वो काम करेंगे। समझ रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है। जो इनकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज क्या होगी दोस्तों? 25 साल, 25 ईयर। यदि वह लोकसभा का सदस्य है उसके बाद वह मतलब प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसकी एज कितनी होगी? 25 साल। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल का होना उसे अनिवार्य है। और यदि वह राज्यसभा का सदस्य बनना है उसे या बनने की या बन गया है तो वह 30 साल का हो के क्रॉस होना उससे ज़रूरी है। यानी कि इसकी जो आयु है वो 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि यदि प्रधानमंत्री हैं तो इनकी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या होनी चाहिए। तो आप लोग अब जान गए कि क्या होगी। तो वो होगी दोस्तों 25 ईयर, 25 साल होगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा का इसमें ये है कंडीशन कि वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। तो लोकसभा में 25 साल यही सबसे कम है तो क्या होगा? यही होगा कि 25 साल और राज्यसभा का तो 30 साल। ठीक है। और इसके लिए दोस्तों चलिए अब एज की हम लोगों ने बात कर ली। अब इनकी मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं कि कितने बार यानी कि इनकी जो अधिकतम उम्र है वो कब तक बन सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई क्राइटेरिया इसका नहीं, कोई कंडीशन नहीं, नो कंडीशन कि ये कब तक बन सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए इनकी कोई कंडीशन नहीं है,
नो लिमिट। पीएम बनने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कब तक बन सकते हैं, कितने एज तक बन सकते हैं, नहीं। आपको लोकसभा में जब तक बहुमत मिल रहा है आपकी पार्टी को, तो आप तब तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपकी एज चाहे कोई भी हो वो मायने नहीं रखेगी। समझ गए आप लोग? तो उनकी एज की मैक्सिमम एज के कोई लिमिटेशन नहीं है। और अब आएगा आंसर कि वो कितनी बार बन सकते हैं, कितनी बार। यदि किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी कि बनने के वो एलिजिबल होता है। तो इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आपको लोकसभा में बस बहुमत होना चाहिए आपकी पार्टी को। आप कितने भी बार बने, कितने भी उम्र में बने, ये मतलब मायने नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गए क्वेश्चन। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब हम लोग शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कर लेते हैं थोड़ा से। तो इसमें दोस्तों शक्ति एवं कार्यों का वर्णन अगर हम लोग करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा है। शक्ति एवं कार्य, शक्ति एवं कार्य हो गया दोस्तों। ये देखिए किसका, हाँ पीएम की, पीएम शक्ति एवं कार्य किसकी, पीएम की। तो देखिए नंबर एक क्या हो गया, जो मंत्री परिषद थी 74 में हम लोगों ने एक मंत्री परिषद का गठन किया था ना, आप लोग जानते हैं, हाँ याद होगा। तो उस मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता करेंगे, उससे उनकी जो मीटिंग बुलाएंगे वो कौन, प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। और फिर जो मंत्री परिषद उसका बंटवारा कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री जी करेंगे। और जो इनके ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी मंत्री होते हैं, मंत्रियों की जो टीम होती है वो इनके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करती है। तो देखिए नंबर एक, मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाना, मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, उसकी अध्यक्षता, समझ रहे हैं, ये हो गया। अब नंबर दो दोस्तों क्या करते हैं कि जो मंत्री परिषद है उसको मंत्रिमंडल का बंटवारा करना। मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल का बंटवारा करना, बंटवारा करना। देखिए मंत्रिमंडल जो होता है ना, मंत्रिमंडल वो होता है कि किस मंत्री को कौन सा मतलब कार्य दिया गया, कौन से मतलब मंत्री का वो जो पोस्ट है वो दिया गया है। और फिर तीसरा नंबर में पीएम के नेतृत्व में मंत्री परिषद को कार्य करना, परिषद को कार्य करना। देखिए पीएम के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद है वो लोग कार्य करते हैं। और देखिए जो मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल का बंटवारा करना, जैसे कि मंत्रिमंडल क्या हो गया और मंत्री परिषद क्या हो गया। तो देखिए आप लोग देखते होंगे कि केंद्र में एक मंत्रियों की एक पूरी टीम होती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या हो गया, एग्जाम्पल में दोस्तों अमित शाह क्या है, गृह मंत्री जी हैं। तो उनको कौन सा मंत्रालय मिला है, तो गृह मंत्रालय मिला है। यानी कि मंत्रालय का जो बंटवारा करते हैं, जो मतलब मंत्रालय को बांटते हैं वो कौन करता है, तो वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो अमित शाह को क्या होम मिनिस्ट्री है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री मिली है। राजनाथ सिंह की बात कर लें तो राजनाथ सिंह को क्या मिला है, रक्षा मंत्रालय मिला है। निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो उनको क्या मिला है, तो उनको वित्त मंत्रालय मिला है। ठीक है, और ऐसे ही
पेट्रोलियम मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए, सड़क मंत्री हो गए, और भी बहुत सारे जितने भी मंत्री होते हैं तो उनका बंटवारा, मंत्रालय का बंटवारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। और उसके बाद में चलिए, जो मंत्रालय उसका बंटवारा हो गया, अब उस मंत्रालय का कार्यभार कैसे चलेगा आगे, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये पीएम के नेतृत्व में वो मंत्री जी करते हैं उस काम को। समझे? जैसे कि कोई काम बहुत बड़ा करना है तो उनकी सलाह से वो काम को अपना अंजाम देंगे, करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देखिए अभी शक्ति एवं कार्यों की बातें हम लोग कर रहे थे, तो उसमें मंत्रिमंडल का बंटवारा सब हम लोग करवा दिए थे। तो और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पीएम प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं। देखिए जो पीएम है शक्ति एवं कार्यों में, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो राष्ट्रपति जी को सलाह दे सकते हैं, या राष्ट्रपति जी पीएम से सलाह ले सकते हैं। समझिए, ये इनकी शक्तियाँ हैं और कार्य भी हैं। तो देखिए जो पीएम हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, वो प्रेसिडेंट से सलाह कैसे लेंगे, किस टॉपिक पर लेंगे, कि जैसे कि एग्जाम्पल में महालेखाकार की नियुक्ति करना है, महालेखाकार यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना है, तो ये किससे सलाह लेंगे? प्रधानमंत्री जी की सलाह से। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह से जो राष्ट्रपति जी हैं वो जैसे कि अपने देश के महालेखाकार, अटॉर्नी जनरल की, नहीं यार, महालेखाकार को कहते हैं कैग, सीएजी कहते हैं। ठीक है, हाँ कैग कहते हैं। तो इनकी नियुक्ति कैसे होगी, या अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो आपस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी डिस्कस करते हैं, उसके बाद में नियुक्ति करते हैं। समझे? तो इनकी होगी शक्ति एवं कार्य। अब इसके बाद में जो योजनाएं चल रही हैं देश में, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, तो इसके बारे में पीएम जो प्रधानमंत्री जी हैं वो राष्ट्रपति जी को बताएंगे कि देखिए राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, अपने यहाँ जो केंद्र में है या राज्यों में, तो इस ऐसे ऐसे मतलब कार्य हो रहे हैं, ऐसे ऐसे डेवलप हो रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। तो उसके बारे में राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री जी बताएंगे, यानी कि योजनाओं के बारे में किसको अवगत कराएंगे? राष्ट्रपति जी को। कौन कराएगा? प्रधानमंत्री जी कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मान लीजिए कि लोकसभा का सदस्य मान लीजिए कि लोकसभा का सदस्य हैं। कौन है? मान लीजिए कि मोदी जी इसमें लोकसभा के सदस्य हैं, और ये लोकसभा के सदस्य कहाँ से चुन के आए हैं? कहाँ से चुन के आए हैं? तो ये दोस्तों आए हैं वाराणसी से, पीएम। समझ रहे हैं? तो जो प्रधानमंत्री जी हुए ये वाराणसी से लोकसभा के सदस्य चुन के आए हैं, यानी कि ये सांसद हैं वहाँ के। समझ गए आप लोग? तभी ये मान लीजिए कि लोकसभा का सदस्य, तभी ये एलिजिबल बन पाए थे पीएम पद के लिए। ओके, तो देखिए वो टॉपिक नहीं, वो तो पढ़ा दिया। लोकसभा का सदस्य तो उसे लोकसभा में अपनी सरकार का वो नेतृत्व करते हैं। समझे? अपनी सरकार की बातों को वो रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लोकसभा में रखेंगे। तो अपनी सरकार का वो नेतृत्व करते हैं, अपनी सरकार का नेतृत्व करते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं आप लोग? नेतृत्व नहीं, प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व। समझ रहे हैं? तो देखिए अपनी सरकार का लोकसभा में क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। समझ गए आप लोग? ये सब हो गया। अब हम लोग बातें करते हैं और उसके बाद में जवाबदेही होती है कि आपने कितना विकास कार्य किया। तो वो सब मतलब लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, आप लोग देखते हो कि सभी सवालों का जवाब वो अधिकतर लोकसभा में देते हैं। तो ये उनकी जवाबदेही होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी सुरक्षा के बारे में। इनकी सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। सुरक्षा, देखिए जो प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है ना, वो Z+ होती है। क्या होगी दोस्तों? Z+ होगी। ठीक है, अब Z+ में एक विशेष प्रकार की SPG है।
यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो इनकी हर वक्त 24 घंटे साए की तरह इनके साथ रहती है और इनकी सुरक्षा में लगी रहती है। तो कौन करता है? एसपीजी करती है, समझ रहे हैं। और ये एसपीजी या जेड प्लस की सिक्योरिटी जो है, यानी कि एसपीजी की जो सिक्योरिटी है जेड प्लस की, तो ये किन किन को मिलती है? तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही होती है, ये इन्हीं के लिए विशेष तौर से बनाई गई है एसपीजी। तो एसपीजी देखिए, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनको मिलती है एसपीजी की सुरक्षा, और उसके बाद में जो भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे उनको ये सुरक्षा मिलती है और उनके घर वालों को मिलती है एसपीजी की सुरक्षा, जेड प्लस यानी कि जेड प्लस की सिक्योरिटी उन्हें होती है, मिलती है, समझ रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो ये भी इनका एक शक्तियों कार्यों में भी आएगा, एवं कार्य में भी आएगा क्या? नीति आयोग, नीति आयोग है एक। देखिए, यदि आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा दोस्तों? वो होंगे पीएम, यानी कि नीति आयोग है एक, और इसका मुखिया किससे बनाया गया है? तो ये प्रधानमंत्री को बनाया गया है, समझ रहे हैं। और जो नीति आयोग है इसका गठन कब किया गया था, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि गठन, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। जो नीति आयोग का गठन है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसके मुखिया प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नीति आयोग है क्या यार, पढ़ रहे तो रहे मगर नीति आयोग है क्या ये नहीं जानते हैं। तो यही बताने के लिए हम आपको इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं, समझाएंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिए यार। तो देखिए नीति आयोग है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म देखिए है नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए दोस्तों, जो नीति का मतलब फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, समझ रहे हैं। और इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहेंगे? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। देखिए ये क्या हो गया दोस्तों? तो नीति आयोग को हम लोग फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था इसको हिंदी में कहते हैं नीति आयोग, नीति आयोग की। तो इसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो नीति आयोग है तो इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्री जी होते हैं, मंत्रियों का एक मतलब एक्सपर्ट की, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? थिंक टैंक भी कहते हैं, थिंक टैंक, इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है, समझें। तो जो बहुत सारे मंत्री मिलकर एक नीति आयोग का गठन किया गया, बहुत सारे मंत्रियों को मिलाया गया है और फिर उसको नीति आयोग कहा गया है, और उस नीति आयोग का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब क्या है? देखिए नीति, तो हम लोग इससे क्या समझ रहे हैं कि नीतियों को बनाना, जिससे कि अपने देश का विकास कैसे करना है, ऐसे ऐसे हम लोगों को नीतियाँ बनाना है, तो उसके द्वारा देश का विकास हो। तो उस नीति को हम लोग, ये वही नीति है दोस्तों कि देश का विकास कैसे होगा, किस प्रकार की नीतियाँ बनानी चाहिए, अपनानी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग इसीलिए ये नीति आयोग का गठन किया गया है, समझ है। इसमें एक एक्सपर्ट की पूरी टीम होती है, विभिन्न प्रकार के इसमें एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि एक्सपर्ट कौन होते हैं? तो वही हमारे मंत्री जी होते हैं, उन्हीं की एक टीम होती है, और उस टीम का नेतृत्व पीएम जी करते हैं। और उसका काम होता है कि नीतियों को बनाना, कि अपने देश का
अपने राज्यों का और केंद्र से चलने वाले जो भी प्लान हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और अपने देश का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको कैसे किया जाए। तो ये क्या है, नीति आयोग इसी को इसीलिए बनाया गया है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में लगभग सब हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया प्रधानमंत्री जी के बारे में। समझ रहे। अब प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है दोस्तों, तो यार लगभग सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी जो कार्यकाल है वो है 5 ईयर। समझ रहे। जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो 5 सालों तक होता है। यदि वो बीच में त्याग पत्र किसी कारणवश उन्हें देना पड़ता है तो कौन किसे देंगे, तो वो राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देते हैं इस सिचुएशन में। समझ रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इसमें आपको ना समझ में आया हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि ये समझ में नहीं आया है। समझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।